नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फिलर फोरम के इस मंच पर। यह मंच हमारा समर्पित है साथियों हायर एजुकेशन के लिए, जहां पर तैयारी करवाई जाती है एनटीए, यूजीसी, नेट, जेआरएफ के विभिन्न विषयों की। प्रमुख रूप से सभी विषय की प्रिपरेशन करवाई जाती है हमारे यहाँ पर, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर की। यहाँ पर आपको मिलेंगे ढेर सारे एमसीक्यू, पीवाईक्यू, नोट्स और वीडियोज़। तो इन सभी चीज़ों के लिए साथियों आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फिलर फोरम के ऐप के माध्यम से और वेबसाइट के माध्यम से। और साथ ही साथियों आप हमें फॉलो कर सकते हैं विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स पर। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों आज हम अपने टॉपिक पर चलते हैं, चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक पाषाण काल है। पाषाण काल में जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में बताया था, आपको 3 भागों में बांट दिया था साथियों, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल को भी आगे 3 हिस्सों में बांट दिया गया है, निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल और उच्च पूर्व पाषाण काल है। निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल और उच्च पूर्व पाषाण काल। तो हम अब एक एक करके इनके तीनों पे ही डिस्कस कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं साथियों। ठीक है, क्या खासियत है इनकी। तो निम्न पूर्व पाषाण काल के जो क्षेत्र हैं वो साथियों शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं उसके आसपास के क्षेत्र हैं प्रमुख रूप से। उसके अलावा सोहन घाटी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है निम्न पूर्व पाषाण काल का, जहाँ से 5 अग्निवेदिकाएं मिली हैं हमें। ठीक है, और पेबुल और चॉपर चापिंग और हैंडेक्स ये उपकरण मिले हैं यहाँ से। ठीक है, पेबुल, चॉपर चॉपिंग और हैंडेक्स जैसा कि आप जानते होंगे पत्थर का बना हुआ एक प्रकार का कुल्हाड़ी, पत्थर की बनी हुई कुल्हाड़ी को हैंडेक्स बोल देते हैं। और चॉपर चापिंग ये भी साथियों काटने के उपकरण होते हैं। ठीक है, और ये प्रमुख रूप से किस चीज़ से बनाए जाते थे? क्वार्टाइज और सफ्टिक, ये पत्थर हैं एक प्रकार के। क्वार्टाइज और सफ्टिक पत्थरों से निम्न पूर्व पाषाण काल के उपकरण प्रमुख रूप से बनाए जाते थे। ठीक है, इनकी खोज सबसे पहले किसने की साथियों? 1928 में डीएन वाडिया महोदय थे। 1928 में डीएन वाडिया महोदय ने सोहन घाटी में क्या बोलते हैं अन्वेषण किया था, रिसर्च की थी। तो इन्हें इसी वजह से इन्हें सोहन घाटी का पितामह भी कहा जाता है, किन्हें? डीएन वाडिया साहब को। ठीक है, उसके बाद 1930 में के आर यू टोड ने उत्खनन करा था। और उसके बाद 1935 में कैम्ब्रिज के दल ने रिसर्च की थी यहाँ पे साथियों। कैम्ब्रिज एक यूनिवर्सिटी है फॉरेन की, तो वहाँ की जो यूनिवर्सिटी का एक पूरी टीम आई थी, उन्होंने अन्वेषण किया था। कहाँ से? कश्मीर से लेकर साल्ट रेंज, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है हमारा कश्मीर, क्योंकि उस समय तो साथियों 1935 में तो भारत पाकिस्तान डिवाइडेशन नहीं हुआ था, इकट्ठा ही था हमारा। तो कश्मीर से लेकर के साल्ट रेंज जो पाकिस्तान की है, साल्ट रेंज वो रेंज है साथियों जहाँ पर नमक की पहाड़ियाँ हैं, जहाँ पर लाहौरी नमक, जैसे हमारा काला नमक होता है ना, ऐसे ही लाहौरी नमक होता है। लाहौर उधर जो पाकिस्तान में है, और वहाँ से लाहौरी नमक हमें मिलता है। उसकी जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ तक, कश्मीर से लेकर के साल्ट रेंज की पाकिस्तान की पहाड़ियों तक का उन्होंने विस्तृत रूप से सर्वेक्षण किया था। किन्होंने? कैम्ब्रिज दल ने 1935 में। ठीक है, तो सर्वाधिक पुरापाषाण औजार, ठीक है, सर्वाधिक पुरापाषाण, निम्न पुरापाषाण काल के औजार, वहाँ की तिथियाँ और साक्ष्य जो है सबसे ज़्यादा हमें कहाँ मिलते हैं? शिवालिक क्षेत्र में। शिवालिक क्षेत्र जो है मध्य भारत में पड़ता है साथियों। ठीक है, और प्राचीनतम स्थल जो है, प्राचीनतम निम्न पूर्व पाषाण काल स्थल जो माना गया है वो है बोरी, जो कि महाराष्ट्र में आता है, महाराष्ट्र में स्थित है ये, जहाँ से हमें राख का जमाव मिलता है, राख की लेयर्स मिलती हैं साथियों। और जो सबसे नीची वाली लेयर है, जाहिर सी बात है सबसे नीचे वाली जो लेयर होगी साथियों, परत जो होगी, वो सबसे पहले जमी होगी। उसके बाद समय बीतता गया और उसके ऊपर एक परत जमती हुई चली गई। तो जब जो सबसे नीचे वाली जो जमाव है राख का, उसका विद्वानों ने साथी जो अनुमान लगाया है वो है 13 लाख वर्ष पूर्व का। जो राख का जमाव है वो कितने साल पूर्व का है? 13 लाख वर्ष पूर्व जो है राख का जमाव है वहाँ पर। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाता है मध्य पूर्व पाषाण काल। मध्य पूर्व पाषाण काल में साथियों 1,50,000 से लेकर के 30,000 BC का समय काल आता है। 1.5 लाख BC, 1.5 लाख साल ईसा पूर्व से लेकर 30,000 साल ईसा पूर्व तक का जो समय काल है वो मध्य पूर्व पाषाण काल में रखा गया है। ठीक है, यहाँ से कार्बन डेटिंग के साक्ष्य मिले हैं, साथ कार्बन डेटिंग के आधार पर इसका काल निरूपण किया गया है। इसको साथियों फलक ब्लेड स्क्रैपर संस्कृति बोल देते हैं। फलक ब्लेड स्क्रैपर संस्कृति, स्क्रैपर मतलब खुरचनी एक प्रकार की,
ब्लेड, जो पत्थरों को तोड़ करके उनके शल्क बना लिए जाते थे। शल्क समझते हैं, जैसे हम आम होता है हमारा, मान लीजिए एक आम होता है, आम को हम एक हल्का सा चाकू से उसको काट देते हैं, तो जो इतना बड़ा जो टुकड़ा निकलेगा उसके धार, चारों कोने पे धार होती है, समझ रहे ना, तो खुरचनी का काम करते हैं। तो इस प्रकार की खुरचनी और स्क्रैपर्स जो बनाए गए थे, वो प्रमुख रूप से पहचान होती है मध्य पूर्व पाषाण काल की। किसकी? मध्य पूर्व पाषाण काल की पहचान है स्क्रैपर संस्कृति। ठीक है, तो इसलिए इसको फलक संस्कृति, ब्लेड संस्कृति या स्क्रैपर संस्कृति भी बोल देते हैं। ठीक है, इसके जो औजार थे, इस कालखंड के जो औजार हैं वो प्रमुख रूप से साथियों चर्ट, जैस्पर और फ्लिंट, चर्ट, जैस्पर और फ्लिंट, ये एक प्रकार के पत्थर ही होते हैं, उनसे बनाए जाते थे। चर्ट, जैस्पर और फ्लिंट से जो औजार बनाए जाते हैं ना, वो मध्य पूर्व पाषाण काल में बनाए जाते थे। ठीक है, अब इनके प्रमुख क्षेत्रों में बात कर लेते हैं कि इनका फैलाव कहाँ कहाँ पर था, कहाँ कहाँ से इनके उपकरण और औजार मिले हैं हमें। तो ये है साथियों प्रमुख रूप से नेवासा जो कि नेवासा संस्कृति एक अलग में भी चैप्टर जब आएगा हम डिटेल में आपको बताएंगे। तो ये नेवासा जो है महाराष्ट्र में है साथियों, और ये इसको प्रारूप स्थल माना गया है, प्रोटोसाइट मानी गई है। ये जो है मध्य पूर्व पाषाण काल की मध्य पूर्व पाषाण काल का प्रारूप स्थल माना गया है, यानी कि एक प्रकार से प्रोटोसाइट मानी गई है ये इसकी। ठीक है, इसके अलावा और कौन से क्षेत्र आते हैं हमारे? महाराष्ट्र में ही मूलाबांध और मध्य प्रदेश में रतिकरार, ये प्रमुख क्षेत्र हैं मध्य पूर्व पाषाण काल क्षेत्र के। और बेलन घाटी में बताऊबीर और मुडवा, बेलन घाटी। देखो सारी दो चीज़ें हैं, एक बेलन घाटी, एक बोलन घाटी, तो दोनों में कंफ्यूज मत हो, दोनों अलग अलग है। बोलन घाटी जो है हमारी पाकिस्तान में पड़ती है, ठीक है, और बेलन घाटी ये मध्य भारत में आती है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो गंगा घाटी में, हाँ गंगा घाटी में जो मानव जीवाश्म के प्राचीनतम अवशेष मिले हैं वो मिले हैं कालपी से। कहाँ से मिले हैं? कालपी से। गंगा घाटी में जो प्राचीनतम मानव के सभ्यता के अवशेष मिले हैं वो कालपी से मिले हैं। ठीक है, दो क्लियर। अब हमारा तीसरा आता है उच्च पूर्व पाषाण काल। कौन सा? उच्च पूर्व पाषाण काल। तो इसके समय काल रहा 30,000 साल से 10,000 साल BC का रहा है, और इसका प्रमुख क्षेत्र बेलन घाटी है। यहाँ बेलन घाटी से भी यहाँ के साक्ष्य मिले हैं उच्च पूर्व पाषाण के काल के। यहाँ से भी साथ ब्लेड के उपकरण मिले हैं बहुत अधिक मात्रा में, ब्लेड फलक के उपकरण मिले हैं। ठीक है, नए चकमक पत्थर के औजार पाए गए हैं। और इसकी विशेषता क्या थी? प्रज्ञ मानव, यानी कि होमोसेपियंस, यानी कि जैसे कुछ लोग जानते होंगे, आधुनिक मानव जो है, अब की जो नस्ल है मानव की, हमारी जो नस्ल है, आप सबकी जो नस्ल है साथी, वो होमोसेपियंस सेपियंस कैटेगरी में रखी गई है वैज्ञानिकों ने। होमोसेपियंस। तो होमोसेपियंस से पहले जो मानव था वो होमोसेपियंस था ओनली। होमोसेपियंस जो है प्रज्ञ मानव बोलेंगे, बुद्धिमान मानव जिसको कि कहा गया है, उसे होमोसेपियंस को बुद्धिमान मानव या प्रज्ञ मानव कहा गया है। तो वो उच्च पूर्व पाषाण का माना गया है। ठीक है, हड्डियों के उपकरण बहुत ज़्यादा मात्रा में मिले यहाँ से साथियों। मानव समझदार हो गया था, जानवरों के, मरे हुए जानवरों की हड्डियों से भी उसने अपने उपकरण बनाए, जैसे कि सुइयाँ। ठीक है, लोहादा नाला जो है ये एक ऐसा क्षेत्र साथियों जहाँ से प्राचीनतम हड्डी की स्त्री मूर्ति मिली है। प्राचीनतम अस्थि या प्राचीनतम हड्डी की, संसार की सबसे पुरानी प्राचीनतम हड्डी से बनी हुई औरत की मूर्ति मिली है, महिला की मूर्ति मिली है हड्डी की बनी हुई। कहाँ से? लोहदा नाला से। ठीक है, शतुरमुर्ग के अंडों पर, शतुरमुर्ग के इस काल की एक प्रमुख विशेषता और भी है साथियों, क्या कि शतुरमुर्ग के अंडों पर के छिलकों के ऊपर चित्र बने पाए गए हैं। शतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों पर जो है चित्रकारी की गई थी इस काल में, जो कहाँ से मिले हैं? पटने और भीमबेटका। भीमबेटका साथियों वही एक विश्व का प्राचीनतम स्थल, शैलाश्रय स्थल है, जहाँ से मानव के द्वारा बनाए हुए प्राचीनतम शैलाश्रय चित्र मिलते हैं, शैल चित्र मिलते हैं, मानव के द्वारा बनाए हुए प्राचीनतम शैल चित्र मिलते हैं, जहाँ से वही भीमबेटका है। ठीक है, और अंडों के छिलकों पर चित्र बनाए गए थे, और अंडों के छिलकों के मनके बनाए गए थे। अंडों के छिलकों के आभूषण, हार भी यहाँ से मिला है, एक प्रकार का हार जो नेकलेस बोल देते हैं, साधारण भाषा में हार बोल देते हैं, गले में पहनने वाला आभूषण होता है,
तो अंडों के छिलकों से, शतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों से बनाया हुआ हार भी मिला है यहाँ से, और शतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों के ऊपर चित्रकारी की गई थी, उनके भी साक्ष्य हमें यहाँ से मिलते हैं। कहाँ से? पटने और भीमबेटका से। तो ये हमारा तीनों पॉइंट टॉपिक जो है साथियों क्लियर हो जाते हैं हमारे। ठीक है, अब हम इसे थोड़ा आगे चलते हैं। तो अब हम जरा आगे की चर्चा कर लेते हैं साथियों। हाँ, तो मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण की शुरुआत साथियों लगभग 10,000 BC 10,000 BC से मानी गई है। ठीक है, मोनोलिथिक एज भी इसको बोल देते हैं। यहाँ से क्या मिला है? प्राचीनतम चूल्हे का साक्ष्य, प्राचीनतम चूल्हे का साक्ष्य बिलसुर ग्राम, बिलसुर गांव या बिलसुर ग्राम बोल देते हैं, कर्नाटक राज्य के कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट, कुर्नूल जिले में पड़ता है ये बिलसुर ग्राम, जहाँ से प्राचीनतम चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, आदमगढ़, बागौर, बागौर जो कि राजस्थान में है, ये इसके प्रमुख स्थल हैं कुछ। ठीक है, बागौर, बागौर से प्राचीनतम पशुपालन का साक्ष्य मिला साथियों। प्राचीनतम, ये हालांकि नेट का एक आया हुआ क्वेश्चन है साथियों कि मध्य पाषाण का क्या बोलते हैं, मध्य पाषाण काल में प्राचीनतम पशुपालन साक्ष्य के साक्ष्य जो कहाँ से मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? बागौर से मिले हैं। ठीक है, उपकरण कौन कौन से थे उस समय के? कहाँ से मिले हैं? बागौर से, चौपानी मांडो और सराहरनाय और महदहा, दमदमा, सॉरी दमदमा से, महदहा और दमदमा से जो है यहाँ के उपकरण मिले हैं। इन उपकरणों को साथियों लघु पाषाणिक उपकरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लघु पाषाणिक उपकरण। लघु पाषाण उपकरण क्यों? क्योंकि इनकी लंबाई बहुत कम रही है, लगभग 1 से 5 सेंटीमीटर के बीच में इनकी लंबाई रही है इन उपकरणों की। ठीक है, और इसके अलावा ये इस काल की, मध्य पाषाण काल का क्या क्या विशेषता रही है साथियों? ये मध्य पाषाण काल में ही सबसे पहले धनुष बाण का साक्ष्य मिलना शुरू होता है हमें। ठीक है, डोंगी बनाई जाती है डोंगी से, जिसे कि एक प्रकार की नाव का प्रारूप माना गया है। डोंगी में बैठ करके जो पानी नदी वगैरह तैर कर पार जो करते थे, तो उसे डोंगी बोलते हैं। अस्थिपिंजर का साक्ष्य भी मध्य पाषाण काल से मिलना शुरू होता है। अस्थिपिंजर बोलते हैं मानव अस्थिपिंजर, बॉडी, आदमी का स्केलेटन बोल देते हैं। और कब्र और शव दफन का साक्ष्य यहाँ से ही मिलना शुरू होता है। जब आदमी को कुछ लोग आदमी की मृत्यु हो जाती थी तो उनको दफन कर देते, उनको शवों को दफना देते थे और कब्र निर्माण करते थे, उनके ऊपर कब्र बना देते थे। इसका भी साक्ष्य हमें सबसे पहले मध्य पाषाण काल के बाद से ही मिलना शुरू होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल का सबसे पहले उपयोग किया था साथियों जॉन लुबाक ने, उनकी अपनी एक पुस्तक थी, उसमें उन्होंने नवपाषाण काल का सबसे पहले इस्तेमाल किया था। हालांकि देखा जाए तो साथियों नवपाषाण काल पूरे विश्व में लगभग 9000 BC, 9000 साल ईसा पूर्व से ही शुरुआत मानी जाती है, लेकिन भारतीय संदर्भ में 4000 BC, 4000 वर्ष ईसा पूर्व से इसकी नवपाषाण काल की शुरुआत मानी गई है। ठीक है, तो इसके प्रमुख स्थल कौन से? मेहरगढ़, मेहरगढ़ में बोलन नदी, ये वही आगे साथ, मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आता है ये, और यहाँ पर जो बोलन नदी है, बोलन संस्कृति बोल देते हैं इसको, बोलन नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ ये प्रमुख स्थल है इसका नवपाषाण काल का। तो यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? कृषि करने का साक्ष्य, सबसे प्राचीनतम साक्ष्य साथियों मेहरगढ़ से मिला है कृषि करने का। कृषि में कौन कौन सी फसल? गेहूँ, जौ और कपास, गेहूँ, जौ और कपास के प्रमुख यहाँ से खेती की जाती थी। मेहरगढ़ एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ से कपास का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। नेट का आया हुआ क्वेश्चन साथियों, यू कैन नोट डाउन, आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको। प्राचीनतम कपास का साक्ष्य मिलता है मेहरगढ़ से। हड़प्पा सभ्यता या नवपाषाण काल भी कह सकते हैं, हड़प्पा, इसके बाद नवपाषाण काल के बाद हड़प्पा सभ्यता भी आती है। तो सबसे प्राचीनतम जो कपास का साक्ष्य मिलता है वो अभी तक का मेहरगढ़ से मिला है। ठीक है, इसके अलावा अंगूर, बेर, खजूर और जई के भी साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। अंगूर, बेर, खजूर और जई, ये इन चार फसलों के भी यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। इसको और क्या मिला है? हंसियाँ, जो फसल काटने का एक औजार होता है साथियों, हंसियाँ का साक्ष्य। कुम्हार के चाक पर बर्तन बनाने के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। सबसे पहले मेहरगढ़ से ही कुम्हार के द्वारा चाक के ऊपर जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं वो उसके साक्ष्य भी मेहरगढ़ से ही पाए गए हैं। ठीक है, भैंस पालन का साक्ष्य, सबसे एक काफ़ी बड़ा अन्नगार मिला है, और मृद भांड निर्माण की एक कार्यशाला मिली है। मृद भांड निर्माण की, मिट्टी के बर्तन बनाने की एक कार्यशाला के प्रमाण भी मेहरगढ़ से मिले हैं। और स्त्री मूर्ति
औरत की मृण स्त्री मृण मूर्ति, मिट्टी की बनी हुई मूर्ति, मिट्टी को कच्ची मिट्टी से बना करके मूर्ति बनाई गई, उसको बाद में पका लिया गया, तो वो स्त्री की मिट्टी की बनी हुई मूर्ति भी मिली है हमें यहाँ से। इसके अलावा कौन सा क्षेत्र था? स्वात घाटी और क्वेटा घाटी। मुंडीगाग जो कि अफगानिस्तान में पड़ता है आ जाता है, तो साथियों यहाँ तक फैलाव था इस सभ्यता का, नवपाषाण काल का यहाँ तक फैलाव था और यहाँ से इसके साक्ष्य मिले हैं। उपकरण कौन कौन से मिले हैं साथियों? हथौड़े मिले हैं पत्थर के, पॉलिशदार हथौड़े मिले हैं, पॉलिशदार कुल्हाड़ी मिली है और बसूला कुल्हाड़ी पुरापाषाण काल में मिली थी साथियों, और नवपाषाण काल में लेकिन पॉलिश की हुई कुल्हाड़ी और अच्छी तरह के चमकदार पॉलिश की हुई कुल्हाड़ी मिली है, पत्थर की बनी हुई। और बसोला जो कि कंस्ट्रक्शन के काम में आते हैं, राजमिस्त्री जो होते हैं जो चिनाई का काम करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अभी तो हम लोहे का इस्तेमाल की बसोली और लोहे का थोड़ी कुल्हाड़ी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस समय पर ये सारी चीज़ें पाषाण की बनी होती थी, पत्थरों की बनी हुई होती थी। ठीक है, ये हो गया। और क्या मिला है? तीराग्र, तीर का आगे का भाग, तीर की जो नोक होती है आगे वाली, उसका भाग मिला है। चमकीली पाषाण कुल्हाड़ी मिली है यहाँ से। ठीक है, और कौन से क्षेत्र हैं? बुर्ज होम जो कि जम्मू कश्मीर में आता है साथियों। बुर्ज होम में मिलता है गड्ढा घर और कुत्ता दफनाने के साक्ष्य। गड्ढा घर मिलता है जिसमें गड्ढा घर के साक्ष्य मिले साथियों बुर्ज होम से, जो कि जम्मू कश्मीर में है बुर्ज होम। ठीक है, और यहाँ पर गड्ढा घर के साक्ष्य मिलते हैं साथियों। गड्ढा घर जिसमें आदमी मानव जो होता था उसमें उस समय वहाँ पर जमीन के नीचे गड्ढा बना करके गड्ढे उसमें रहता था, उनका निवास स्थान गड्ढों में था। तो गर्तावास भी बोल देते हैं इनको। गर्तावास का प्राचीनतम साक्ष्य जो है बुर्ज होम से मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों ये। ठीक है, गड्ढा घर, कुत्ते दफनाने के साक्ष्य भी यहीं से मिलते हैं। आदमी के साथ साथ कुत्तों के दफनाने के साक्ष्य भी बुर्ज होम से मिलते हैं। और ताम्र तीर, तांबे का बना हुआ तीर की प्राप्ति हुई है यहाँ से बुर्ज होम। ठीक है, सींग वाले देवता का अंकन मिला है साथियों। सींग मिट्टी के बर्तन पे सींग वाले देवता का अंकन मिला है। भेड़िए और हिरण को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। कुत्ते के साथ साथ भेड़िए और हिरण को भी दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, गुफकराल, ये भी जम्मू कश्मीर में है साथियों। यहाँ से क्या मिला है? ताम्र हेयर पिन, तांबे की हेयर की पिन, तांबे की औरतें जो अपने बालों में लगाती हैं, स्त्रियाँ अपने बालों में जो लगाती हैं बालों को बांधने के लिए, तांबे की जो पिन है उसका यहाँ से प्राप्ति हुई है। हड्डियों की सुई, हड्डियों की बनी हुई सुई बारीक बारीक मिलती है। इसका मतलब वहाँ पे कपड़ों की का भी चलन हो चुका था और वो जानवरों की खाल को सिलाई करते होंगे या कपड़ों को भी सिलाई करते हो रहे होंगे। इनसे ये अनुमान व्यक्त किया गया है। ठीक है, कोल्डी हिवा, धान की खेती का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य साथियों हमें कोल्डी हिवा से मिलता है। अभी तक का धान का प्राचीनतम साक्ष्य साथियों कोल्डी हिवा से मिलता है। इससे पहले क्या बोलते हैं, मेहरगढ़ से मिलता था, लेकिन अभी नए जो शोध हुए हैं उनमें कोल्डी हिवा से प्राचीनतम धान का साक्ष्य मिलता है। इससे पहले मेहरगढ़ में और अभी कोल्डी हिवा में। ठीक है, मेहरगढ़ में जो धान मेहर साथी उनकी कार्बन डेटिंग के आधार पर जो रिसर्च की गई है, उनका समय काल आया लगभग 7000 BC, 7000 ईसा पूर्व। और इनका जो समय काल माना गया है 8 से 9000 ईसा पूर्व का समय काल माना गया है कोल्डी हिवा से प्राप्त किए गए धान का। ठीक है, इसके अलावा महागढ़ा जो है, महागढ़ा से पशु का बाड़ा, पशुओं को बाड़ा, एक क्या बोलते हैं रेंज है, पशुओं का बाड़ा जिसमें कि पशुओं को रखते हैं, वहाँ से इनकी प्राप्ति हुई है। और चिरांद भी एक प्रमुख रूप से नवपाषाण काल स्थल है। तो ये आज हमने साथियों नवपाषाण काल और पाषाण काल पे अलग अलग कालखंडों में हमने डिस्कशन किया। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा साथियों। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के चैप्टर में और हड़प्पा सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। और हाँ, लास्ट वीडियो में हमने आपसे पूछा था एक सवाल कि आप बताइए कि किस आधार पर बाल गंगाधर तिलक ने किस आधार पर यह कहा था कि आर्यों का निवास स्थान ध्रुव प्रदेश माना गया है। तो कुछ साथियों ने कमेंट दिए हैं, तो मैं बता देता हूँ। क्योंकि ऋग्वेद में देखिए साथियों, ऋग्वेद में एक चैप्टर में एक जगह जिक्र आता है, उल्लेख आता है कि 6 महीने की रात और 6 महीने के दिन आर्यों को जो निवास स्थान को बताया गया है, वहाँ पर कुछ 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात बताई गई है। ऋग्वेद में एक जगह जिक्र आता है उसमें ऋग्वेद में। तो उस आधार पर तिलक ने 2 पुस्तकें लिखी साथियों, एक ओरायन और एक लिखी थी गीता रहस्य। गीता रहस्य तो गीता का ऊपर लिखा गया एक भाष्य था, टीका थी उसकी उनकी। लेकिन ओरायन जो लिखा था उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि आर्यों का मूल निवास जो है उन्होंने ध्रुव प्रदेश मानने गए, पोल जो है हमारे उत्तरी ध्रुव
वो निवास स्थान उन्होंने माना है। किस आधार पर? 6 महीने के दिन और 6 महीने के रात के आधार पर, क्योंकि पोल पे ही जो है ध्रुव प्रदेश जो है साथियों, वहीं पर ही 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है, और पूरे विश्व में किसी भी स्थान पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात नहीं होती है। तो इस आधार पर ये हमारे जो बाल गंगाधर तिलक महोदय थे, इन्होंने अपने अनुमान व्यक्त किया था अपनी पुस्तक में। ठीक है, तो उनका जो ओरायन लिखा गया, ओरायन जो पुस्तक है साथियों, बहुत इंटरेस्टिंग पुस्तक है, वो आप पढ़ के देखिए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और वो ज़्यादातर उसमें खगोल शास्त्र के ऊपर लिखित है, एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान के ऊपर लिखा गया ग्रंथ है वो उनका। ठीक है, तो अगले चैप्टर में हम आपसे एक नई वीडियो में नई ऊर्जा के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ, नए विषय के साथ फिर से आपके साथ समक्ष हाजिर होंगे साथियों। आपके अमूल्य सुझाव आमंत्रित है। आप हमें फिलर फोरम के हमारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अपने अमूल्य सुझाव भेज सकते हैं। हमारी वीडियो आपको कैसे लगी, अच्छी लगी तो साथियों ज़रूर आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।